व्यापार और वाणिज्य के खेल में भारतीय बाजार का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, जैसे दिल्ली के पराठे वाले का दुकान। हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये आप लोग का ट्रेड एंड कॉमर्स जो बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, उनके लिए होने वाला है। इसका पार्ट 1 जो है मैंने ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया था, उसका लिंक मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। तो कल हम लोग ने इसका जो ट्रेड एंड कॉमर्स जो सब्जेक्ट है, ये वैल्यू एडेड कोर्स है, इसका हम लोग ने यूनिट 1 के कुछ पार्ट्स को हम लोग ने किया था। कल हम लोग ने जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स का नेचर क्या है, उसका स्कोप मतलब इंपॉर्टेंस बोल सकते हो, या फिर उसका सिग्निफिकेंस, फिर तुम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड्स, या फिर बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, मतलब टाइप्स ऑफ बिजनेस और टाइप्स ऑफ ट्रेड। जैसे ट्रेड में हम लोग ने पढ़ा कल कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल में तुम लोग का होलसेलर, रिटेलर या फिर होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड पढ़ा। फिर तुम लोग का एक्सटर्नल में तुम लोग का एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंट्रीपोर्ट ये पढ़ा। फिर तुम लोग का बिजनेस का जो जितना भी टाइप है वो हम लोग ने पढ़ा। ये सब जो भी पार्ट है ये हम लोग ने ऑलरेडी कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट है जो चैनल पे नया है तो वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जा सकता है, क्योंकि इस चैनल में आप लोग को बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पूरे कंटेंट मिलेंगे और फिर उसी का ही तुम लोग का टेलीग्राम चैनल पे उसका प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में आप लोग का यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है आप लोग का ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया। फिर आप लोग का प्री इंडिपेंडेंस इंडिया मतलब इंडिपेंडेंस के पहले, मतलब 1947 के पहले। फिर आप लोग का पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, जो कि है तुम लोग का प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। हम लोग ने कल ऑलरेडी पढ़ा है इंडस्ट्री के अंदर कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, या फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, फिर तुम लोग का टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होता है। तो आज हम लोग इसके सेक्टर्स में क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है उसको टारगेट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग नोट्स पे चलते हैं। तो पहला टॉपिक है हम लोग का ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया। मैं आप लोग को एक रिकॉल करवाता हूँ, ठीक है, रिकैप देता हूँ। ट्रेड एंड कॉमर्स दोनों अलग अलग टर्म है। ट्रेड का मतलब क्या था, थोड़ा सा सोचो, आग बंद करके सोचो। कल का वीडियो जिसने देखा है कि ट्रेड का मतलब क्या था, सर याद आ गया। ट्रेड का मतलब था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चलो बढ़िया। फिर तुम लोग बोलो कि कॉमर्स का मतलब क्या था, सर क्या है। सर ये तो पता है सर, कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है, आपने बोला था याद रखने के लिए। कॉमर्स का मतलब है, कॉमर्स रेफर्स टू all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer। मतलब सर आसान हो गया, बाइंग एंड सेलिंग जो होता है उसको ट्रेड बोलते हैं। फिर वही सामान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कॉमर्स करता है। सर ये तो पता है। अभी सर आप ये बताइए कि सर एंशिएंट इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे होता था, मतलब बाइंग एंड सेलिंग कैसे होता था। फिर तुम लोग का कॉमर्स मतलब कस्टमर्स तक हम लोग सामान कैसे पहुंचाते थे। इज दैट क्लियर कि ये जो हम लोग का एंशिएंट इंडिया है, तब हम लोग का बाइंग एंड सेलिंग कैसे चलता था, फिर तुम लोग का कॉमर्स कैसे होता था। इज दैट क्लियर। तो देखो हम लोग इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहला बात है तुम लोग का कि जियोग्राफिकल एडवांटेज। इंडिया जो है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे भर भर के आप लोगों का नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है। बहुत सारे नदियाँ हैं जहाँ से क्या होता है, हम लोग इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। और आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोग को लगता होगा कि सर बाय रोड जाने से सबसे सस्ता होता है, या फिर हवाई जहाज़ से जाएंगे तो ज़्यादा सस्ता होगा। ऐसा नहीं है। या फिर ट्रेन से जाओगे तो ज़्यादा सस्ता होगा, ये नहीं है। सबसे चीप वे में अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान भेजना चाहते हो तो वो आप लोग का सी वेज होता है, याद रखना। तो इंडिया में तो भर भर की नदी है, तो एंशिएंट इंडिया में ऑफकोर्स हम लोग का हवाई जहाज़ तो नहीं आया था, राइट। या फिर तुम लोग का ट्रेन भी फटक से नहीं आया था, रोडवेज था और सीवेज था। तो हम लोग का इंडिया के पास ये एक एडवांटेज था, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे नदियाँ थे। देखो क्या लिखा है मैंने पॉइंट पे। पहला है जियोग्राफिकल एडवांटेज। द डाइवर्स जियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया इंक्लूडिंग रिवर्स लाइक द इंदस एंड द गंगा फैसिलिटेट्स ट्रेड थ्रू बोथ लैंड एंड मेरीटाइम रूट्स। ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ ये सब चीज़ में। तो याद रखना कि हम लोग का इंडिया में जो है, इंडिया में बहुत सारे नदियाँ थे, या फिर बोल सकते हो कि इंडिया में
हम लोग इजीली ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते थे जस्ट बिकॉज वी हैव ए जियोग्राफिकल एडवांटेज। तो पहला पॉइंट तुम लोग ये से ही लिखोगे। अगर मान के चलो कि ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया बोल के एक नोट आया है, तो पहले ट्रेड का मतलब फिर कॉमर्स का मतलब बताओ, फिर उसको आंसर ऐसे स्टार्ट करो, ठीक है। तो पहला चीज हो गया सर ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, याद हो गया कि सर आपने बोला कि हम लोग के पास भर भर के नदियां थे, तो उसके माध्यम से पहले क्या होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, तो ये हम लोग के लिए एक एडवांटेज था। उसके बाद है तुम लोग का मार्केट सेंटर्स। जैसे अभी हम लोग का मार्केट क्या है, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर सामने का किराने का दुकान वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन तब के ज़माने में तो ऐसा नहीं था ना, तब यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर कौन खोलेगा। तो तब कैसे होता था, सुनो, मार्केट प्लेस नोन एज हार्ट्स एंड शैंडीज, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, तुम लोग मुझसे बहुत एक्सपर्ट हो ये सिप्स में, तो तुम लोग देख लेना। वेयर प्रिवेलेंट सर्विंग एज हब्स फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर मर्चेंट्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स कम्स टू एक्सचेंज गुड्स। मतलब तब के ज़माने में ये डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर तुम लोग का शॉपिंग मॉल्स नहीं हुआ करता था। तब तुम लोग के टाइम में क्या होता था, हार्ट्स एंड शैंडीज होता था। वहाँ पे मतलब मान के चलो कि एक मार्केट होता था, जैसे झोपड़ी टाइप बोल सकते हो। जैसे एक तुम लोग का एक एरिया पकड़ लिया जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे उसको मार्केट डिक्लेयर कर दिया या फिर हार्ट्स डिक्लेयर कर दिया या फिर शैंडीज डिक्लेयर कर दिया। और उसी जगह पे हर कोई, जैसे मर्चेंट लोग आते थे अपना सामान लेके, गाय बैल बकरी या फिर जो भी है, मुर्गा मुर्गी जो भी होता था, चावल होता था। जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है, कि तुम लोग को सपोज थोड़ा सा सोने का टुकड़ा किसी को चाहिए, सोने का टुकड़ा चाहिए, लेकिन उसके बदले वो उसको 1 kg चावल दे रहा है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। तो बार्टर सिस्टम होता था, तो इसी कारण से तब क्या होता था कि वहाँ पे हर्ट्स और शैंडीज में बाइंग एंड सेलिंग होता था, मतलब तुम लोग का ट्रेड होता था। ये हो गया हम लोग का एंशिएंट इंडिया में ये 2 पॉइंट। उसके बाद क्या है, ट्रेड कनेक्शंस। क्या है देखो अंदर, इंडिया हैड एक्सटेंसिव ट्रेड कनेक्शन विद डिस्टेंट रीजन्स सच एज रोम, चाइना एंड द मिडिल ईस्ट। गुड्स लाइक स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स वेर ट्रेडेड अलोंग दिस रूट्स। बोला गया है कि इंडिया का जो ट्रेड कनेक्शन है, बाइंग एंड सेलिंग का जो कनेक्शन है, वो बहुत बड़े बड़े रीजन्स, जैसे तुम लोग का रोम हो गया, चाइना हो गया या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गया, उनके साथ होता था। और वहाँ पे वो लोग क्या बेचते थे, ठीक है। तब के ज़माने में तुम लोग का ये बोट का हेडफोन्स या फिर नोज का स्मार्ट वॉच नहीं आता था। तब के ज़माने में तुम लोग का इंडिया जो फेमस है उसके स्पाइसेस के लिए, मसाला के लिए, या फिर तुम लोग का टेक्सटाइल बोल सकते हो उसके लिए, या फिर तुम लोग का प्रीशियस स्टोन्स। एक तो अंग्रेज लोग ने सब चोरी करके ले गए, बट कुछ कुछ जो होता था तो वो हम लोग ट्रेड कनेक्शन से बेचते थे हम लोग के एंशिएंट इंडिया में। आई होप आप लोग को ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये बार्टर सिस्टम होने के बाद हम लोग का एंशिएंट इंडिया में हम लोग का करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। करेंसी में तुम लोग का क्या है देखो, इनिशियली रिलाइंग ऑन बार्टर सिस्टम, एंशिएंट इंडिया इवेंचुअली इंट्रोड्यूस करेंसी इन द फॉर्म ऑफ मेटल कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। दिस स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांजैक्शंस एंड फैसिलिटेटेड ट्रेड। मतलब बोला गया है कि एंशिएंट इंडिया में पहले बार्टर सिस्टम होता था, फिर मैंने आपको बोला ना कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एक्सचेंज में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो इनिशियली क्या हुआ, तुम लोग का कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुआ जहाँ पे सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड कॉइन्स होते थे। उसके बाद धीरे धीरे तुम लोग का क्या हुआ, करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया था एंशिएंट इंडिया में। उसके बाद देखो तुम लोग का ये है रोल ऑफ गिल्ड्स, ठीक है, गिल्टी नहीं, गिल्ड्स वाला नहीं, GUILDS। गिल्ड्स का मतलब क्या है, गिल्ड्स ने श्रेणीज, श्रेणी नहीं है, ठीक है, श्रेणीज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल in regulating trade and commerce. They compromise merchants, artisans and craftsmen who work together to protect their interest and ensure fair practices in business. तुम लोग का ये जो गिल्ड्स है ना, गिल्ड्स का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। देखो गिल्ड्स का मतलब क्या है, मैंने स्क्रीन पे तुम लोग का ये गूगल का ही स्क्रीनशॉट डाला है। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु डू द सेम जॉब और द सेम इंटरेस्ट और एम्स। मतलब जब सब लोग मिल के काम करते हैं, जैसे यूनियंस भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक गिल्ड्स का एग्जांपल भी मैंने अटैच किया है, देखो देयर वेयर फॉर इंस्टेंस गिल्ड्स ऑफ वीवर्स, डायर्स एंड फुलर्स इन द ओल्ड ट्रेड ऑफ मैसोन्स एंड आर्किटेक्ट्स इन द बिल्डिंग ट्रेड। मतलब यही सब है कि एक साथ एक सिमिलर टाइप ऑफ काम करने से उसको गिल्ड बोला है, ग्रुप भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर। तो इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था हम लोग के, क्या बोल सकते हो, एंशिएंट इंडिया में। तो ये हम लोग का ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग का टॉपिक क्या है देखो,
कि ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले हम लोग का सेम ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे होता था, बाइंग एंड सेलिंग कैसे होता था और कस्टमर्स तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं वो समझेंगे। फिर हम लोग का इंडिपेंडेंस के बाद कैसे होता था वो हम लोग समझेंगे। पहला देखो कि प्री इंडिपेंडेंस एरा, इंडिपेंडेंस के पहले कैसे होता था कि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, इंडियंस इकोनॉमी was primarily geared towards serving the interest of the British Empire. Trade policies were designed to benefit British industries, often at the expense of Indian producers. मतलब इंडिपेंडेंस के पहले ये जो अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेज लोग ने हम लोग को लूटा तो लूटा, फिर हम लोग का जो ट्रेड एंड कॉमर्स था, जैसे हम लोग कोई भी सामान, इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो मैंने बोला स्पाइसेस हो गया, तुम लोग का टेक्सटाइल हो गया, स्टील हो गया, तो वो लोग क्या करते थे, ब्रिटिश लोग, वो लोग इतने फालतू थे, वो लोग अपना सामान, इंडिया को जितना भी बाइंग एंड सेलिंग था, वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग अपना सामान ब्रिटिशर्स को बेचो, और उसका पैसा भी कम देते थे, क्योंकि तब क्या था कि कॉलोनियल सिस्टम चलता था, वहाँ पे हम लोग आज़ाद नहीं थे, तो हम लोग कुछ भी एक्शंस नहीं ले सकते थे। हम लोग को अगर कहीं पे बेचना भी होता था तो हम लोग को उनका परमिशन लेना पड़ता था। सोचो देश में होने के बाद, अभी चलो मम्मी पापा का तुम लोग परमिशन लेते हो, सोचो कि बाहर जाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए या फिर कुछ बेचने के लिए, जब किसी और पर्सन का परमिशन लेना पड़े, कितना प्रॉब्लम होता था। हम लोग के जो एंसेस्टर्स थे, उन लोग ने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ने के बाद जो हम लोग को ये आज का जो ये प्रेजेंट दुनिया मिला है, उसके लिए हम लोग को ग्रेटफुल होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया कि हम लोग के इंडिपेंडेंस के पहले कॉलोनियल इन्फ्लुएंस होता था। उसके बाद क्या है, देखो, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। ऑफ कोर्स हम लोग के पास इतना नेचुरल रिसोर्सेस है, हम लोग तो अपना एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी कल बताया था, जब हम लोग अपने जोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जाके हम लोग का बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। देखो क्या है अंदर, क्या लिखा है पॉइंट के अंदर, इंडिया वॉज प्राइमरीली सीन एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब लूट लो। ठीक है, फिर कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट एंड इंडिगो वेर कल्टिवेटेड एक्सटेंसिवली फॉर एक्सपोर्ट, लीडिंग टू द नेग्लेक्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। एग्जैक्टली वही करते थे ब्रिटिशर्स जो थे, वो लोग इतने नॉनसेंस थे कि हम लोग की इंडिया के जितने कंपनीज थे, जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री बोल सकते हो, इंटरनेशनल कंपनी नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी कंपनीज थे, वहाँ पे भी तुम लोग का रॉ मटेरियल चाहिए था, लेकिन ब्रिटिशर्स लोग इतने फालतू थे, वो लोग बोलते थे कि नहीं, तुम लोग बनाओ, एक्सटेंसिवली बनाओ, बहुत सारा बनाओ, लेकिन वो क्या करोगे, तुम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बाहर के कंपनी, मतलब तुम लोग का ब्रिटिश इंडस्ट्री को तुम लोग को एक्सपोर्ट करना है। मतलब इंडियन इंडस्ट्री को इतना हैम्पर किया है। अगर हम लोग तब, अगर ये ब्रिटिशर्स लोग नहीं आते, तो हम लोग क्या होता, हम लोग आज कहाँ पे होते। तो ये चीज तुम लोग याद रखना कि पॉइंट नंबर 2 क्या है, हम लोग का एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो इस समय क्या होता था, हम लोग रॉ मटेरियल्स को क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को बेचते हैं। प्री इंडिपेंडेंस इरा में याद रखो तुम लोग एक ही चीज, कि ब्रिटिशर्स हम लोग को कंट्रोल कर रहे थे, तो हम लोग सब चीज उसके सपोर्ट में ही करते थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम लोग का, इम्पैक्ट ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज। ये क्या है, देखो, ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, इंडिया जो इसके लिए फेमस है, suffered due to competition from cheap British imports. The introduction of British made goods undermined local craftsmanship and self-sufficiency. मतलब क्या बोला गया है कि ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, वो हम लोग के इंडियन कंपनीज जितने भी फेमस थे तब के ज़माने में, कि जो हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, हैंडमेड जो भी सामान हुआ करता था, या फिर टेक्सटाइल्स जो होते थे, वो सब क्या होता था, वो हम लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक इसीलिए होता था क्योंकि ब्रिटिशर्स जो होते थे वो हम लोग का रॉ मटेरियल्स लेते थे कम दाम में। ठीक है, कम दाम में लेके जाते थे, लेने के बाद वहाँ पे वो लोग उसको एक फिनिश प्रोडक्ट बना के, जो हम लोग ने कल पढ़ा था कि प्राइमरी इंडस्ट्री से सेकेंडरी इंडस्ट्री, शुगर केन से जो हम लोग ने पढ़ा था कि ये हम लोग का शुगर केन जूस जो हम लोग ने पढ़ा था कल, तो ये सब बना के इंडिया में वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, जिसके कारण क्या होता था, अगर इंडियन कंपनी से वही प्रोडक्ट बनाना चाहे तो वो बना ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो लोग अपने इंसान को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को तो ऑफकोर्स उसी दाम में बेचेंगे, राइट। जब एक्सपोर्ट करते थे तो कम दाम में बेचते थे, इसीलिए इंडियन इंडस्ट्री को बहुत हैम्पर होता था। आई होप आप लोग को ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस 3 पॉइंट को बेस बना के आप लोग इसको पैराग्राफ वाइज में भी इस आंसर को लिख सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको पॉइंट वाइज लिखें। इसके बाद देखो तुम लोग का आता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अब तक हम लोग का ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे चल रहा है। पहला है देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अभी क्या हुआ है तुम लोग का
कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप हुए हैं और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया गया है, मतलब कमाया गया है। देखो क्या लिखा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया परस्यूड ए पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको ISI भी बोलते हैं, टू प्रोमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। बोला गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने क्या किया, एक पॉलिसी लाया जिसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके तहत क्या होता है कि हम लोग के इंडियन जितने भी कंपनीज है वो लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे, और उससे क्या होगा, हम लोग के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में ग्रोथ आएगा। ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स टाटा बाय बाय हो गए, अभी हम लोग को अपनी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं, इसीलिए ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाया था, याद रहेगा। इसके बाद देखो तुम लोग का फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है खुद के लिए। देखो क्या है कि इंडिया adopted a policy of economic self-reliance, emphasizing the development of indigenous industries and reducing reliance on foreign imports. Initiatives like the Green Revolution aim to achieve food self-sufficiency. बोला गया है कि जब ब्रिटिशर्स चले गए, जो मैंने बोला कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, याद तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं, आंसर पढ़ने के लिए भी इनका ये कॉलोनियल इन्फ्लुएंस वगैरह पढ़ना पड़ रहा है। तो बात क्या है कि जब ब्रिटिशर्स चले गए, इंडिपेंडेंस हम लोग को मिल गया 1947 के बाद, तब क्या होता था, तब हम लोग ने अपने सेल्फ रिलायंस पे ध्यान दिया, अपने ऊपर ध्यान दिया। उसके लिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इंपोर्ट्स को कमाना शुरू किया और हम लोग ने इनिशिएटिव्स लिया, जैसे तुम लोग का ग्रीन रिवोल्यूशन, जहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए किसी दूसरे देश पे हम लोग ने डिपेंडेंट नहीं रहे। हम लोग ने ट्राई किया कि हम लोग के जितने भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वहाँ से हम लोग अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन करें और हम लोग इंडिया में कंज्यूम करें। आई होप आप लोग को ये 2 पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट तो आप लोग को लिख के जाना ही जाना है, जो कि है तुम लोग का ट्रेड लिबरलाइजेशन। हम लोग का क्या एक पॉलिसी आया था, हम लोग का 1990s में हम लोग का LPG पॉलिसी आया था। LPG पॉलिसी क्या है, LPG गैस नहीं, तुम लोग का घर का सिलेंडर, वो क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसके पॉलिसी के कारण क्या हुआ, एक इनविजिबल वॉल था, जो पहले क्या होता था 1990 के पहले हम लोग एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते थे। 1990 के पहले क्या होता था कि हम लोग एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते थे, कर पाते थे लेकिन टू एन एक्सटेंट हम लोग को रोक दिया जाता था। जैसे क्या होता था कि सपोज इंडिया में एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग इंपोर्ट करना चाहे तो बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिसके कारण कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहता था। सपोज एक सामान है 90 रुपये का, तुम चाहते हो कि तुम फॉरेन कंट्री में उसको 90 रुपये में बेचो, लेकिन उसका कंट्री जो है, फॉरेन कंट्री बोलता है कि वही 90 रुपये का सामान अगर तुम लोग यहाँ पे बेचना चाहते हो तो मुझे 40 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो कोई बेचेगा क्या? इससे अच्छा वो इंडिया में उसी 90 को वो लोग 94-95 में बेच दे, एटलीस्ट 5 रुपये का प्रॉफिट तो होगा। वहाँ पे जाओगे, फॉरेनर्स हो सकता है कि खरीद ले, लेकिन इतना ज़्यादा टैक्स के लिए या फिर तुम लोग का बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए इतना सारा लाइसेंस का ज़रूरत था, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग का गवर्नमेंट ने 1990 में तुम लोग का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लाया। और ये जो इनविजिबल वॉल था, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता था लेकिन रोकता था हम लोग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, वो उसको तोड़ा गया। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम लोग का था, देखो 1947 के पहले हम लोग ने क्या किया, इंपोर्ट पे ध्यान दिया था, ब्रिटिशर्स को देते थे वगैरह वगैरह, लेकिन हम लोग ने अभी हम लोग के ऊपर ध्यान दिया और हम लोग ने क्या प्रमोट करने का कोशिश किया। एक तो पहला एक चीज़ है कि हम लोग ने इंपोर्ट को कमाने का कोशिश किया, और हम लोग ने और एक पॉइंट क्या लिया कि हम लोग ने एक्सपोर्ट का प्रमोशन किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया और एक्सपोर्ट को प्रमोशन किया। देखो क्या लिखा हुआ है, The government introduced various measures to promote exports, including export subsidies, tax initiatives and special economic zones. ये क्या बोलता है कि हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हम लोग ने टैक्स को रिड्यूस कर दिया कि अगर सपोज 90 रुपये का सामान है, तुम अगर एक्सपोर्ट करोगे तो तुमको कोई टैक्स ही नहीं देना है, या फिर मान के चलो कि तुमको और 2 रुपये सब्सिडी मिलेगा। 80 रुपये का सामान बेचोगे और उल्टा गवर्नमेंट तुमको 2 रुपया देगा कि तुमने एक्सपोर्ट किया है। ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए सो दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और एक चीज़ आज के ज़माने में भी तुम लोग देख सकते हो कि गवर्नमेंट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में ध्यान देता है कि इंडिया में सामान बनाओ सो दैट क्या होगा कि तुमको सब्सिडी मिलेगा। इसीलिए बोला गया है कि हम लोग का पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में गवर्नमेंट ने क्या ध्यान दिया, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया। आई होप आप लोग को ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। आप लोग का एंशिएंट इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स
कैसे होता था बाइंग एंड सेलिंग और कस्टमर्स तक कैसे पहुंचते थे, ये क्लियर हो गया होगा। और उसके साथ ही साथ हम लोग का प्री इंडिपेंडेंस एरा या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद तुम लोग कंक्लूजन में ये लाइन भी लिख सकते हो, मैं इसको फिर से पढ़ नहीं रहा हूँ, तुम लोग ये पढ़ के भी समझ जाओगे। ये मैंने इसीलिए लगाया है सो दैट आप लोग भी थोड़ा मेहनत करें, इस वीडियो को पॉज करें और इसको पढ़े कि इस कंक्लूजन में आप लोग को इसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग का लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, जो कि है तुम लोग का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में हम लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ है। इसको थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। देखो क्या है कि प्राइमरी सेक्टर मैंने क्या बोला था, उसमें क्या होता था, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग मैंने बोला था, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह तुम लोग को बोला था। एग्रीकल्चर खेती करना, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री पे आता है। अगर गन्ने का अगर खेती कर रहे हैं तो वो हम लोग का प्राइमरी इंडस्ट्री है। उसी गन्ने को रॉ मटेरियल्स एज ए रॉ मटेरियल्स यूज करके अगर हम लोग गन्ने का जूस बनाते हैं, वो हम लोग का सेकेंडरी इंडस्ट्री है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है हम लोग का, एग्रीकल्चर। एनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स, इरिगेशन सिस्टम्स एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज इज इम्पेरेटिव फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ। ऑफकोर्स हम लोग का ये जो एग्रीकल्चर में ये बहुत सारा ग्रोथ आया है क्योंकि हम लोग ने इरिगेशन सिस्टम्स पे वर्क किया है, हम लोग ने एग्रीकल्चर को बहुत सारे मॉडर्न टूल्स के साथ जोड़ा है। तुम लोग ने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया में जुगारू कमलेश बोल के एक इंसान था, वो आके उसने दिखाया है कि हम लोग कैसे बहुत सारे मशीन्स का यूज़ करके हम लोग अपने एग्रीकल्चर में भी हम लोग का प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा ग्रोथ तो हुआ ही है, करेक्ट, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ है। फिर माइनिंग में देखो कैसे ग्रोथ हुआ है, एक्सप्लोरेशन ऑफ अनटेप्ड मिनरल रिसोर्सेज, एडॉप्शन ऑफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली माइनिंग प्रैक्टिसेस, फिर तुम लोग का इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन आर की ड्राइवर्स फॉर ग्रोथ। एग्जैक्टली आज के ज़माने में क्या होता है कि माइनिंग में तुम लोग का बहुत सारा ग्रोथ आया है बिकॉज बहुत सारे अनटेप्ड मिनरल रिसोर्सेज। आजकल तुम लोग देखना कि रिसेंटली डाटा मिला है कि जैसे तुम लोग का राजस्थान में तुम लोग का बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को पाया गया है या फिर मिनरल रिसोर्सेज बोल सकते हो, जो अनडिस्कवर्ड था, पहले किसी को नहीं पता था लेकिन धीरे धीरे पता चल रहा है। ये इसके कारण भी हम लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है हम लोग के कौन से सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, जो हम लोग का प्राइमरी सेक्टर में आता है। उसके बाद देख लो तुम लोग का फॉरेस्ट्री में क्या हुआ है, देखो implementing sustainable forestry management practices, promoting afforestation initiatives and regulating logging activities contribute to sectoral development। Exactly, अभी हम लोग डिफोरेस्टेशन पे नहीं, डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या था कि हम लोग पेड़ को काटते हैं, राइट, जिसके कारण हम लोग के सोसाइटी में बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग ने क्या किया कि हम लोग का फॉरेस्ट्री में हम लोग एफोरेस्टेशन पे ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। तुम लोग ने देखा भी होगा आजकल कॉलेज के एडमिशन में तुम लोग का कि अगर आप लोग को फ्री वेवर्स स्कीम वगैरह कुछ एक है, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, कि अगर तुम लोग को फ्री एडमिशन चाहिए और अगर तुम लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हो, तुम लोग को एक पेड़ लगा के उसके साथ फोटो देना है। ठीक है, तो ये सब स्कीम्स जो गवर्नमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सो दैट हम लोग एफोरेस्टेशन पे ध्यान दे सके। ठीक है, उसके बाद देखो फिशिंग में क्या हुआ, फिशिंग में क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है, देखो इम्प्लीमेंटिंग फिशरीज मैनेजमेंट प्लान्स, इन्वेस्टिंग इन एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज एंड combating illegal fishing practices are essential for the growth of the fishing industry। Exactly, आज के ज़माने में हम लोग के जो फिशिंग का जो फिशरीज डिपार्टमेंट के जो मिनिस्ट्री है वो लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं सो दैट हम लोग इलीगल प्रैक्टिसेस जितने भी फिशरीज में है, केमिकल दे के तुम लोग के मछली को बड़ा कर देना है, उसके वजन को बढ़ा देना, उसको स्टॉप किया जा रहा है। तो यही हम लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, हम लोग के फिशिंग में। फिर तुम लोग का देखो सेकेंडरी में दो ही चीज़ है तुम लोग का, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है तुम लोग का कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, देखो मैन्युफैक्चरिंग में तुम लोग का एनकरेजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू पॉलिसी सपोर्ट, फॉस्टरिंग इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज आर वाइटल फॉर सेक्टरल ग्रोथ। एग्जैक्टली, तुम लोग ये लिख सकते हो कि हम लोग के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे ग्रोथ आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग ने इनोवेशन पे ध्यान दिया है, हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पे ध्यान दिया है, हम लोग ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस पे ध्यान दिया है, जिसके कारण हम लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है हम लोग के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। उसके बाद तुम लोग का क्या है, कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, देखो इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, promoting affordable housing schemes and ensuring adherence to safety standards are crucial for the construction sector's advancement। Exactly, इसी कारण से हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग के कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे भी ग्रोथ दिखा जा रहा है।
इसी कारण से क्या हो रहा है, हम लोग के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी ग्रोथ हो रहा है। आई होप आप लोग को ये 2 पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही तुम लोग को सीखना पड़ेगा। तो तुम लोग का लास्ट टॉपिक जो कि है तुम लोग का हेल्थ केयर, एजुकेशन, फिनांस, हॉस्पिटैलिटी, बहुत सारे हैं, एक एक करके समझते हैं। हेल्थ केयर में क्या हुआ है देखो, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, improving access to healthcare services and promoting research and development in the pharmaceutical sector are key factors in the growth of the healthcare industry। ये सब फैक्टर्स के कारण क्या हो रहा है, हम लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है हम लोग के डिफरेंट सेक्टर्स पे, या फिर बोल सकते हो टर्शियरी सेक्टर पे, जो है कि एक सर्विस सेक्टर है। ये मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में आप लोग को समझाया है, ठीक है। उसके बाद देखो एजुकेशन में क्या हुआ है, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रोमोटिंग स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। ऑफ कोर्स एजुकेशन सेक्टर में हम लोग को स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पे ध्यान देना पड़ेगा, फिर क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, हम लोग के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद फिनांस सेक्टर में क्या होगा, देखो फिनांस में क्या है, डेवलपिंग रोबस्ट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, promoting financial literacy and encouraging innovation in financial services contribute to the expansion of the finance sector। Exactly इसी कारण से हम लोग का फिनेंस सेक्टर में भी ग्रोथ आएगा, करेक्ट। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ये सब पॉइंट को, ठीक है, ये बच्चों वाला पॉइंट है। उसके बाद देखो तुम लोग का लास्ट पॉइंट है तुम लोग का हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या है, देखो डेवलपिंग टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, promoting cultural heritage preservation and ensuring high quality hospitality services are critical for the growth of the hospitality industry। ये जो सर्विस सेक्टर है यहाँ पे हम लोग ने ज़्यादा फोकस किया है कि हम लोग क्या क्या करके हम लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस उसके हिसाब से आता है तो इसके हिसाब से तुम लोग लिखना कि क्या क्या इनिशिएटिव ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। और अगर इन शॉर्ट अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर, तो इसमें आप लोग जैसे मैंने अभी दिया है वैसे भी लिख सकते हो। आई होप आप लोग को ये पूरा जो टॉपिक है, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि हम लोग के ट्रेड एंड कॉमर्स हम लोग के प्री इंडिपेंडेंस इरा या फिर एंशिएंट इंडिया या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में कैसे होता था, फिर हम लोग के डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया है और अगर आप लोग थोड़ा सा भी बेनिफिटेड फील कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन लिख के जाइए। ये सब मेरे लिए एक डेली डोज ऑफ मोटिवेशन है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। आशा करता हूँ नेक्स्ट कक्षा में आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।